विभिन्न शासकीय पत्र व्यवहारों में जो क्या है प्रारूप को तैयार करके फिर उसे क्या है उसे एक रूप दिया जाता है, उसी को आलेखन कहा जाता है। यानी जो भी पत्र लिख रहे हैं बहुत ही नम्रता से शिष्टता से लिखना चाहिए। ऐसी बातों का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जो भी पढ़ रहा है उसे गुस्सा आ जाए। पूरी तरीके से पढ़कर सारे विषयों को एक जगह समेटते हुए बहुत संक्षिप्त में लिखना ही कला है। तो कोई भी मुख्य विषय जो है वहां पर नहीं छूटना चाहिए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेम के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको आलेखन और संक्षिप्तीकरण है, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सरकारी कार्यालयों में जो है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख जो तैयार किया जाना ही आलेखन कहलाता है। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र को जो लिखते हैं, उसका एक फॉर्मेट जो तैयार किया जाता है, उसी को आलेखन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो क्लर्क है, जो अधिकारी है, यानी लिपिक यानी क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक पत्रों को जो है लिखने पड़ते हैं। कोई भी बात हो उसे जो है पत्र में ही लिखना पड़ता है। तो उसका जो प्रारूप आलेख जो तैयार किया जाता है, उसे आलेखन कहते हैं। तो जो पत्र का एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसे आलेखन कहा जाता है। इसे प्रारूपण यानी प्रारूपण प्रलेख से भी यानी प्रारूपण प्रलेख मसौदा भी कहा जाता है। मसौदा ये सब आलेखन को कहा जाता है। आलेखन आवश्यकता अनुसार लिपिक से लेकर अधिकारियों तक को तैयार करना पड़ता है। लिपिक यानी क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक, ऑफिसर्स यानी क्लर्क से लेकर जो ऑफिसर्स होते हैं, इन सबको क्या है आवश्यकता अनुसार आलेखन तैयार करना पड़ता है। आलेखन का अभिप्राय सामान्यतः उन पत्रों, सूचनाओं, परिपत्र और समझौतों के प्रारूपण तैयार करने से है, जिनकी सरकारी कार्यालयों और व्यवसायिक संस्थाओं में आजकल अत्यंत आवश्यक होती है। यहाँ पर जो सरकारी कार्यालयों में है, जो है बहुत ही आवश्यक है इस आलेखन को तैयार करना। ये सरकारी कार्यालयों में आलेखन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए लिपिक से लेकर जो है अधिकारियों तक आलेखन को तैयार करना पड़ता है। अतः विभिन्न शासकीय पत्रों, परिपत्रों, समझौतों आदि सूचनाओं, निविदाओं तथा सूचनाओं के कच्चे प्रारूप तैयार करने, उनको व्यवस्थित रूप देने को आलेखन कहा जाता है। कुछ व्यवसायिक संस्थाएं अन्य व्यवसायिक संस्थाओं को पत्र लिखती है, परस्पर समझौते किए जाते हैं, पत्र द्वारा विचार विनिमय होता है। इन सबके लिए किसी ना किसी व्यक्ति को प्रारूप तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अतः विभिन्न शासकीय पत्रों, परिपत्र, समझौतों आदि सूचनाओं, निविदाओं तथा सूचनाओं के कच्चे प्रारूप तैयार करके उनको व्यवस्थित रूप देने को आलेखन कहा जाता है। तो पहले फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जिसे आलेख कहा जाता है। यहाँ पर कोई नोटिस हो और नोटिफिकेशन हो या सर्कुलर हो, यानी यहाँ पर देखिए परिपत्र यानी सर्कुलर और आदिफिकेशन नोटिफिकेशन और सूचनाएं यानी नोट, ये जो तैयार किया जाता है सरकारी कार्यालयों में, विभिन्न शासकीय पत्र व्यवहारों में जो क्या है प्रारूप को तैयार करके फिर उसे क्या है उसे एक रूप दिया जाता है, उसी को आलेखन कहा जाता है। और ये व्यवसायिक यानी ये व्यवसायिक में भी बहुत ही आवश्यक है। व्यवसायिक यानी यहाँ पर जो बिजनेस किया जाता है, तो वहां पर भी बहुत सारे पत्रों को लिखने पड़ते हैं। तो वहां पर भी एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है।
यानी आलेख जो है तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर सरकारी दफ्तरों से लेकर व्यवसाय में भी आलेखन की उतनी ही आवश्यकता है। तो यहाँ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, सरकारी कार्यालयों में, शासकीय इन्हीं पत्र व्यवहारों में और जो है व्यवसाय में भी आलेखन की उतनी ही आवश्यकता है। तो आलेखन के दो प्रकार है, प्रारंभिक आलेखन और उन्नत अथवा उच्चतर आलेख। प्रारंभिक आलेखन को अंग्रेजी में एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग कहा जाता है और उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन को एडवांस्ड ड्राफ्टिंग कहा जाता है। इसके दो प्रमुख रूप से क्या है, प्रकार है। प्रारंभिक आलेखन यानी एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग जो है वे ये निजी जीवन की बातें विशेष रूप से होती है। इस आलेखन में निजी जीवन की विशेष बातें जो है की जाती है और इसमें उलझने भी कम होती है और ये वैयक्तिक रूप से लिखा जाता है, इसीलिए इसमें उलझने जो है बहुत ही कम होती है। इसमें वैयक्तिक और सामाजिक पत्रचार आते हैं। इसके अंतर्गत पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, पद अधिकारियों से पत्र व्यवहार, व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि आते हैं। तो प्रारंभिक आलेखन जो ये वैयक्तिक और सामाजिक पत्र, इसमें वैयक्तिक रूप से जो निजी जीवन है उसकी यहाँ पर निजी जीवन से संबंधित ये पत्र लिखे जाते हैं। इसको एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग जो है अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में प्रारंभिक आलेखन कहा जाता है। ये जो है व्यवहार और व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है और आवेदन पत्र, पदाधिकारियों से संबंधित कुछ पत्र और जो है निमंत्रण पत्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो दूसरा इसका प्रकार है आलेखन का, वो है उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन, एडवांस्ड ड्राफ्टिंग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ये पत्र जो है उच्चतर आलेखन में सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रचारों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत सूचनाएं, परिपत्र आदि सूचनाएं आदि आते हैं। ये जो है सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में और व्यवसाय में ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कि परिपत्र यानी सर्कुलर लिखना हो, नोट लिखना हो और नोटिफिकेशन लिखना हो, ये सब जो है ये इसके अंतर्गत आता है। उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन के अंतर्गत ये सारे पत्र आते हैं जो कि सरकारी दफ्तरों और जो है ये व्यवसाय में लिखे जाते हैं। आलेखन की विशेषताएं, एक अच्छे आलेखन के लक्षण जो है निम्न प्रकार के, जब आलेखन लिखा जाता है निम्न प्रकार के उसके विशेषताएं, एक अच्छा आलेखन के कुछ लक्षण है वो इस प्रकार है, क्या है, शुद्धता, पूर्णता, स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता और नम्रता और विशिष्टता और उत्तम शैली, ये सब बातें याद रखते हुए ही आलेखन को क्या है तैयार किया जाता है। शुद्धता यानी यहाँ पर शुद्धता से क्या है, शुद्धता का अर्थ है आलेखन में एक अच्छे आलेखन का सर्वप्रथम गुण है कि उसमें निर्देश, पत्र संख्या, दिनांक और कथन शुद्ध, समीचीन और प्रासंगिक होते हैं। व्यापारिक पत्रों में भी शुद्धता का विशेष महत्व है। शुद्धता से यहाँ पर जब आलेख लिखा जाता है उस वक्त जो है निर्देश, पत्र संख्या, दिनांक और कथन शुद्ध, समीचीन और प्रासंगिक होते हैं। ये सब जब दिनांक लिखा जाता है इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जबकि कोई वहां पर विषय को बताया जाता है, कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, आलेखन की विशेषता है कि वो शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्या है अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। चाहे वो व्यवसायिक यानी बिजनेस के द्वारा लिखा गया आलेखन हो या सरकारी दफ्तरों में लिखा गया आलेखन, इसमें कोई भी गलती या अशुद्धि नहीं होनी चाहिए।
फिर इस प्रकार सरकारी पत्रों में और भी अधिक महत्व है। अगर आलेखन में कभी छोटी सी भूल हो गई तो उलझन उत्पन्न करने वाली मसौदा तैयार करने वाला सहायक या क्लर्क की निपुणता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है। भूल करने वाले को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, अतः एवं शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बिजनेस के द्वारा भी कुछ आलेखन लिखा गया तो भी इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। अगर कोई भी एक अधिकारी हो या कोई क्या है क्लर्क हो, कोई भी हो, यानी यहाँ पर क्लर्क यानी लिपिक हो, अगर गलती कोई दिनांक में या कोई विषय बताने में उसने गलती कर दी तो इसका क्या है, उसकी जो क्षमता है उस पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और उसमें जो क्या है उसकी क्षमता पर क्या है बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, नहीं बहुत प्रश्न उठते हैं, और साथ ही साथ उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, यानी उसकी नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए क्या है, आलेखन तैयार करते वक्त शुद्धता पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर शुद्धता का अर्थ है चाहे वो भाषा से हो या चाहे कोई विषय को बताते हुए हो या कोई दिनांक लिखते हो या कुछ भी, उस एक आलेखन में जो भी संबंध से जो आलेख जो लिखा जाता है उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर अशुद्धि हो गई तो जो भी इस आलेख को लिखता है उसकी यानी उस पर संदेह उत्पन्न हो सकता है, और क्या है साथ ही साथ उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए ये भी एक विशेषता है कि आलेखन में शुद्धता का ज्यादा ध्यान रखें। फिर सारांश संबंधी दोष, ये दोष प्रस्तुत विषय से संबंधित अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण होता है। ऐसे दोष का कोई बचाव या स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कर्तव्य की अवहेलना से ऐसा दोष आ जाता है जिससे कर्मचारी के भविष्य की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, सारांश संबंधी दोष, यानी कोई एक विषय जो है लिखा जा रहा है वो अधूरा हो तो ये क्या है, जो लिख रहा है उसकी क्षमता पर क्या है एक प्रश्न उठ सकता है, उस पर संदेह हो सकता है। इसलिए जो भी क्या है वो बात, यानी किस बात पर वो आलेख तैयार किया जा रहा है उसकी क्या है पूर्ण तरीके से उस विषय को वहां पर लिखना अनिवार्य बन जाता है। तो ये क्या है, सारांश संबंधी दोष भी एक बड़ी गलती हो सकती है, और जिसने भी इस आलेखन को तैयार करता है उसकी यानी इसमें अशुद्धि हो गई या कोई सारांश संबंधी दोष हो गया तो उसे क्या है भविष्य में उसकी हानि जो है संभव हो सकती है। इसीलिए इस पर भी ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। फिर है भाषा संबंधी दोष। आलेखन में भाषा संबंधी दोष भी दूषित माना जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि भाषा तो विचारों की वाहिका है। मनुष्य की बोली से, उसके लेखन से उसके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। शुद्ध भाषा के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। आलेखन में भाषा का भी बहुत ज्यादा ही महत्व है। देखिए, भाषा यहाँ पर जो है शुद्ध होनी चाहिए, और लिखते हुए भी और बोलते हुए भी। तो यहाँ पर आलेख जब तैयार किया जाता है, अगर भाषा संबंधी भी कोई दोष वहां पर उत्पन्न हो जाए तो भी क्या है ये आलेखन जो है पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। और क्या है, अगर भाषा संबंधी दोष भी हो तो भविष्य में जो लिखा है आलेखन को उसे उसका क्या है उसके यानी भविष्य में उसे उसके लिए हानि हो सकती है। तो भाषा जो है इंसान के निहित विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है, एक वाहिका है। इसीलिए भाषा भी क्या है शुद्ध होना अनिवार्य है। फिर रूपरेखा संबंधी दोष, फिर जो है रूपरेखा संबंधी दोष, यानी सारांश और भाषा जो बारे में जो कुछ कहा गया है वो रूपरेखा के संबंध में भी कहा जा सकता है।
कार्यालय के पत्र व्यवहार में उसका विशेष महत्व है। जैसे कि सारांश संबंधी, जैसे कि मैंने बोला क्या है, इनकम्प्लीट जो भी विषय नहीं बताना चाहिए, पूरी तरीके से उस विषय को लिखना अनिवार्य है। वैसे ही भाषा में भी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, यही बात क्या है, रूपरेखा संबंधी दोष के अंतर्गत आती है। अगर इसमें भी कुछ गलती हो गई तो भविष्य में लिखने वाले को हानि जो है उठानी पड़ सकती है। पूर्णता, आलेखन के गुणों में दूसरा उल्लेख है पूर्णता। जब आलेखन में पूर्णता होती है तभी उसका नाम सार्थक होता है। सब प्रकार के पत्रों में पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता की दृष्टि से पत्र संख्या, दिनांक, प्रासंगिक, उपनियम, विषय और हस्ताक्षर भी जरूरी है। तो पूर्णता का अर्थ है यहाँ पर जो भी विषय को बताया जा रहा है उसे पूर्ण तरीके से बताने पर ही आलेखन जो है पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर जिसे भेज रहे हैं पत्र, और यानी पत्र जो लिख रहा है उसका पता, भेजने वाले का पता, दिनांक, किस विषय पर लिखा जा रहा है, और पूरी तरीके से उस विषय को बताना, पत्र संख्या लगाना, और जो है यहाँ पर जो भी नियम है, उपनियम है, सब लगाते हुए पूरी तरीके से जो फॉर्मेट तैयार होता है, जो आलेख तैयार होता है, तभी क्या है, आलेखन कहा जाता है। तो यहाँ पर उस फॉर्मेट क्या है, इसमें कोई दोष नहीं होनी चाहिए, यही पूर्णता है। फिर स्पष्टता, जिस आलेखन में स्पष्टता होती है वो पाठकों के सामने सीधा अर्थ प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। अच्छा आलेखन वही है जिससे पढ़कर पाठक भली भांति उसके कथ्य को समझ जाता है। अस्पष्टता आलेखन का एक बड़ा दोष है, उससे आलेखन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जो ऐसे आलेखन को पढ़ता है उसके मन में असंतोष होता है। स्पष्टता, आलेखन लिखते समय जो है स्पष्टता से लिखना चाहिए। वहां पर किंतु परंतु इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखनी चाहिए। और वो क्या है, जो विषय है उसे डायरेक्ट लिखकर क्या है, लिखना चाहिए। क्योंकि जो स्पष्टता से लिखा जाता है, पढ़ने वाले को उसकी सारा क्या है, जो लिखा गया है वो सारी उसे जानकारी प्राप्त होती है। वो स्पष्ट रूप से क्या है, वो ग्रहण कर सकता है, स्पष्ट रूप से वो समझ सकता है। अगर इसमें अस्पष्टता उत्पन्न हो गई और क्या है, संदेह क्या है उत्पन्न हो गया, तो वो एक अच्छा आलेखन नहीं है। इसीलिए आलेखन लिखते समय स्पष्टता से विषय को लिखना चाहिए। वहां पर किंतु परंतु इस तरह की कोई भी जो है बातें नहीं लिखनी चाहिए। स्पष्ट रूप से जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी नियम बनाए गए हैं, उसे लिखना अनिवार्य बनता है, यही स्पष्टता है। फिर सरलता, सरलता एक गुण है और उसकी सराहना हमेशा होती है। सरल रूप देने के लिए आवश्यक है कि भाषा संबंधी सरलता की और ध्यान केंद्रित रहे। भाषा शैली आडंबरपूर्ण और यानी क्लिष्ट हो तो मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः सरलता पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सरलता से संबंधित भाषा, यानी सरलता का संबंध भाषा से। भाषा क्या है, जो टफ वर्ड्स रहते हैं, जो कि आसानी से किसी के समझ में नहीं आते, ऐसे शब्दों को नहीं लिखना चाहिए। और ना ही वहां पर क्या है, कोई भी यानी व्याकरण से संबंधित कोई भी दोष होना चाहिए। ये क्या है, जो सरलता है, यानी आम चाल भाषा में ही जो भी आसानी से पढ़ने वाला समझ सके, ऐसी भाषा में जो है आलेखन लिखना चाहिए। यही जो है सरलता है। संक्षिप्तता, विभिन्न विभाग और कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के पास प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं। पत्रों के लिए उत्तर देने के अतिरिक्त उनमें और भी अनेक कार्य होते हैं। अतएव कामकाज में समय का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी कार्य हो शीघ्रता से संपन्न करने से उस कार्य की प्रशंसा होती है। कार्य की शीघ्र समाप्ति से संक्षिप्तता का सीधा संबंध होता है। जो भी पत्र लिखा जा रहा हो, जो भी आलेखन लिखा जा रहा हो, वो क्या है, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि ऐसे टाइप नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही क्या है, छोटा होना चाहिए। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में अनेक क्या है पत्र आए होते हैं, अनेक कार्य होते हैं, और इसीलिए जो है, जो भी
यानी जिस विषय पर भी लिखा जा रहा है बहुत ही संक्षिप्त में लिखकर उस कार्य को क्या है समाप्त करना क्या है संक्षिप्तता कहलाता है। बहुत ही संक्षिप्त में लिखकर जो भी पढ़ रहा है उसे आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा पत्र वहां पर क्या है ऐसा लिखना चाहिए, संक्षिप्त में लिखना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर 2-3 पेज में क्या है आलेखन हो या पत्र हो नहीं लिखना चाहिए। आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त में ही उस विषय के बारे में क्या है लिखना चाहिए। ये भी एक आलेखन की विशेषता है। फिर नम्रता और शिष्टता। आलेखन में नम्रता और शिष्टता के गुण का भी पालन होना चाहिए। पत्र प्रेषक नम्र हो तो उसके पत्र का अच्छा प्रभाव पाठक पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके मन में गलत समझने अथवा भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है नम्रता और शिष्टता, नम्रता और शिष्टता यहाँ पर आवश्यक है। यानी जो भी पत्र लिख रहे हैं बहुत ही नम्रता से शिष्टता से लिखना चाहिए। ऐसी बातों का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जो भी पढ़ रहा है उसे गुस्सा आ जाए या क्या है उसे गुस्सा आ जाए, ऐसी कोई भी बात का वहां पर जिक्र नहीं होना चाहिए। नम्र भाव से ही इस पत्र को यानी नम्रता से ही आलेखन हो या पत्र हो लिखना अनिवार्य बनता है। तो मैंने यहाँ पर आपको संक्षिप्तता के संबंध में बताया था कि संक्षिप्त में जो भी क्या है लिखा जाता है पढ़ने वाले को आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में बहुत सारे कार्य होने की वजह से जो है संक्षिप्त में लिखने पर वो कार्य जो है जल्दी ही पूर्ण होता है और समय की भी जो है बचत होती है। आगे है यहाँ पर उत्तम शैली। तो ये भी एक आवश्यक गुण है। ये भी क्या है पत्र यानी ये भी एक आलेखन का गुण है, एक विशेषता है। अन्य गुणों की तुलना में ये गुण कम महत्व का नहीं है। कोई भी साहित्य हो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार विशुद्ध रूप से लिखा हुआ होने पर भी यदि उसकी शैली उत्तम ना हो तो वो उच्च कोटि का नहीं माना जाएगा। इसलिए लिखते समय शुद्ध यानी लिखते समय जो है यहाँ पर उत्तम शैली का ध्यान रखना आवश्यक है। स्पष्ट रूप से पूरे जो भी लिखा जा रहा हो वो बहुत ही अच्छी तरह से जो लिखा है वो क्या है उसकी शैली उत्तम होना क्या है अनिवार्य है। यानी अच्छा लिखने वाले की जो लिखावट होती है उसकी प्रशंसा बहुत अच्छी होती है और यानी जो भी उसको पढ़ता है उसे क्या है वो यानी उसकी शैली अगर अच्छी हो तो उसे पढ़ने में भी क्या है बहुत खुशी होती है। इसीलिए उत्तम शैली का भी ध्यान इसमें रखना अनिवार्य है। तो मैंने आलेखन का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया और साथ ही साथ उसके प्रकार और उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में आपको बताया। अभी हम संक्षिप्तीकरण के बारे में जानेंगे। संक्षिप्तीकरण, तो अभी मैंने आपको आलेखन का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया और साथ ही साथ उसके प्रकार और उस क्या है आलेखन लिखते समय यानी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं और किसको यानी उस सबको ध्यान में रखकर उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर किस तरह से लिखना है इसके बारे में बताया। अभी हम संक्षिप्तीकरण के बारे में जानेंगे। संक्षिप्तीकरण किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार आख्या, पत्र व्यवहार, लेख आदि के विषय और निर्देशों को सुव्यवस्थित संयोजन को जिनमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का बहिष्कार तथा समस्त महत्व के अनिवार्य उपयोगी विषयों का प्रवाहपूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो उसे संक्षिप्त लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक आपको क्या है एक पैराग्राफ देकर उसको संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त में लिखने के लिए कहा जाए तो क्या है पहले उसमें जो है उस पूरे विषय को 2 बार पढ़कर उसके बाद जो है उसे समझकर उसमें जो क्या है बार बार दोहराई गई बातों को निकालकर और जो है अनावश्यक बातें जो होती है उसे निकालकर और असंबद्ध पुनरावृत्त जो भी वहां पर कही गई बात को ही कह रहे हैं, घुमा फिरा कर कह रहे हैं, इस सारी बातों को काट कर यानी उसे निकाल कर और क्या है उसे क्या है एक
अगर वो बहुत सारी यानी वो अगर एक पेज का भी एक पूरी तरीके से उस विषय में हो तो बार बार कही गई बातें ही कह रहे हैं और उसी विषय पर बात कर रहे हैं तो उसे निकाल कर बहुत ही क्या है कम लिखने को ही संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सुव्यवस्थित संयोजन को जिसमें अप्रासंगिक यानी सुव्यवस्थित रूप को लाना ही यानी व्यवस्थित रूप में ही जो व्यवस्थित रूप में लाया जाता है उसे जो है संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको एक पैराग्राफ देकर उसमें जो है आपको संक्षिप्तीकरण न करके लिखने के लिए कहे तो पहले आप 2-3 बार उसे पढ़कर उसके बाद उसे समझने के बाद जो है उसे उसमें जो दोहराई गई बातें हो या अनावश्यक जो आवश्यक बातें नहीं है उन सबको निकालते हुए संक्षिप्त में लिखना चाहिए। जो इस तरह से सब कुछ निकाल कर काट छाट कर यानी बहुत कम सालों में जो लिखा जाता है बहुत ही कम लाइनों में जो लिखा जाता है उसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो आज के व्यवस्थित जीवन में संक्षिप्त लेखन का बड़ा महत्व है। आज जो व्यस्त जीवन है जो सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं ऐसे जीवन में संक्षिप्तीकरण बहुत ही अनिवार्य बन गया है। सभी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि उसे पूरी तरीके से जो एसे टाइप लिखा हुआ उसे पढ़कर बैठे। तो इसीलिए संक्षिप्तीकरण जो कि संक्षिप्त में लिखा गया हो उसे पढ़ना क्या है उनके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये एक सभी लोगों का व्यस्त जीवन बन गया है। इसमें समय की भी बचत होती है और जो भी कहने की बात होती है यानी जो भी विषय उसमें रहता है वो आसानी से समझा भी जा सकता है। इसीलिए आज के व्यस्त जीवन में संक्षिप्तीकरण का बहुत ही महत्व हो गया है। सरकारी और गैर सरकारी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के अफसरों व्यापारियों को किसी विषय के लंबे और समस्त पत्र व्यवहार लेख आदि पूरा पढ़ने को समय नहीं मिलता। उनके सहायक तत्व विषय को ऐसा संक्षिप्तीकरण तैयार करते हैं जो स्पष्ट और पूर्ण जानकारी देता। इस प्रकार संक्षिप्त लेखन से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो आज के व्यस्त जीवन में चाहे वो सरकारी क्या है कार्यालय हो या यानी कोई व्यवसाय व्यवहार हो वहां पर क्या है जो भी अफसर हो या जो भी वहां पर बिजनेस में जो पार्टनर हो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सारे एसे टाइप जो लिखा गया है उसे पढ़ा जा सके। तो सहायक तत्व विषयक ऐसा तैयार किया जाता है कि वे आसानी से उसे पढ़ सके और कम समय में ही पढ़कर उस पर निर्णय ले सके उसकी आगे की कार्यवाही कर सके। ऐसे क्या है एक संक्षिप्त में इसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर समय की भी बहुत ज्यादा बजट होती है। समय की भी क्या है यहाँ पर बजट होती है और साथ ही साथ वो काम भी बहुत जल्दी होता है। व्यस्त जीवन में ये क्या है संक्षिप्तीकरण बहुत ही अनिवार्य बन गया है। संक्षिप्त लेखन के प्रधान गुण। तो संक्षिप्त लेखन के कुछ गुण इस प्रकार हैं। प्रधान गुण जो है संक्षिप्तता। संक्षिप्त लेख में मूल अवतरण की कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़नी चाहिए। तो संक्षिप्तीकरण करते वक्त यानी जो भी संक्षिप्त में लिखा जा रहा है तो मूल मुख्य जो बात होती है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। सारे विषय को क्या है एक जगह नहीं सारे विषय को समझकर सारे विषयों की बात वहां पर होनी चाहिए। कोई भी बात जो है वहां पर नहीं मुख्य बात जो है नहीं काटनी चाहिए। सारे विषयों की जो भी मुख्य बात होती है सारा विषय जो है लिखना है। इसीलिए संक्षिप्तीकरण को एक कला भी कहा जाता है एक टैलेंट है। तो क्या है उसे पूरी तरीके से पढ़कर सारे विषयों को एक जगह समेटते हुए बहुत संक्षिप्त में लिखना ही कला है। तो कोई भी मुख्य विषय जो है वहां पर नहीं छूटना चाहिए। और
आवश्यक बातों का चुनाव विवेकपूर्ण होना चाहिए। आवश्यक जो बातें होती है उसे अंडरलाइन करते हुए विवेक से ही उस बातों को याद रखते हुए लिखना चाहिए। यही क्या है, इसकी एक गुण है। तो दूसरा गुण है पूर्णता। संक्षिप्त लेख स्वयं पूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त लेख में स्वयं पूर्ण यानी संक्षिप्त लेख में सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी बात, कोई भी ऐसा विषय वहां पर छूटना नहीं चाहिए। और आगे है शुद्धता। संक्षिप्त लेख में सरल तथा परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे एक बार पढ़ने मात्र से ही संपूर्ण अवतरण का ज्ञान हो सके। क्लिष्ट शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी क्या है कठिन शब्द होते हैं या कोई समझ में भी नहीं आती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आए, भाषा जो है आसानी से समझ में आए, आम चाल भाषा में ही जो है इसे लिखना चाहिए। कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ना ही मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाले को क्या है उसका पता ही ना हो। इसीलिए संक्षिप्त में लिखते समय आम चाल भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। स्वच्छता। संक्षिप्त लेख में स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहां पर काटना, छाटना या धब्बे लगाना इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त में लिखते समय बहुत ही सुलेख हो और क्या है सुंदर लिखावट हो। वहां पर काटना या कुछ पेन से ऐसे धब्बे लगाना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर क्या है स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त लेख में ऐसे संक्षिप्त नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि मूल अवतरण को पढ़कर समझा जा सके। फिर है प्रवाह। संक्षिप्त लेख में जो भी संबंधित बातें हैं, यानी संक्षिप्त लेखन में जो भी बातें हो रही है उससे से संबंधित शुक्लाबद्ध रूप में क्या है लिखते हुए और सुसंबंधित सुघटित क्या है सुगठित रूप से जो है प्रवाहमय से लिखते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जो भी उस संक्षिप्तीकरण में दिया गया, जो भी उस पैराग्राफ में दिए गए विषय को जो है पूरी तरीके से समझते हुए उसे प्रवाहमय रूप से लिखते हुए जाना चाहिए। बार बार जो है वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर है अन्य पुरुषों का प्रयोग। संक्षिप्त लेख में अन्य पुरुषों का प्रयोग करना अनिवार्य है। अन्य पुरुषों में ही लिखना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार क्रियाओं का रूप बदल लेना चाहिए। फिर है क्रियाओं का रूप बदलना चाहिए। फिर है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर मूल अवतरणों में यदि एक ही बात बार बार कही गई हो, एक ही बात जो है बार बार कही गई हो तो उसे जो है निकाल देना चाहिए बार बार। और आवश्यकता अनुसार जो भी बात है उसे रखना चाहिए। अनावश्यक बातों को भी निकाल देना चाहिए। अलंकृत भाषा का तथा अधूरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी अधूरे वाक्य है उसे वहां पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वार्तालाप में जो समान संक्षिप्त लेख में जो वार्तालाप है, जो संवाद, वो संवाद आदि को साधारण वर्णन के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। और विशेष महत्व वार्तालाप को मूल रूप में ही उद्धित, मूल रूप में ही लिखना चाहिए। यहाँ पर संक्षिप्त लेख में अपनी राय को नहीं लिखना चाहिए। फिर है शीर्षक। संक्षिप्त लेख का छोटा सा एक शीर्षक, एक टाइटल जो है संक्षिप्तीकरण करने के बाद उसे छोटा सा एक टाइटल, उसे एक संक्षिप्त नाम देना अनिवार्य है। तो ये सब जो है इन्हें संक्षिप्तीकरण करते वक्त याद रखने वाली कुछ बातें। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक क्या है संक्षिप्तकरण करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को जीवन के लिए पूर्णता तैयार करना है। आज की शिक्षा तो पुस्तक या ज्ञान प्राप्त करके ही अपने कर्तव्य की हितैषी समझती है, ना शिक्षार्थी का जीवन जगत से परिचय कराया जाता है और ना उसे तत्संबंधी कठिनाइयों एवं समस्याओं के उलझनों के योग्य बनाया जाता है। आज की शिक्षा सचमुच निपट निकम्मी एवं अव्यवहारिक है। यहाँ पर एक विषय दिया गया है कि आजकल की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए।
आजकल की शिक्षा जो है निकट निकम्मी है, क्योंकि उसे पुस्तकीय ज्ञान मिलता है, ना कि क्या है उसे भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। तो आज की शिक्षा जो है वो पूर्ण तरीके से शिक्षार्थियों को तैयार नहीं करती, ऐसा एक विषय बताया गया। फिर जो है यहाँ पर और बताया कि जब नवयुवक, और यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षार्थियों को जीवन जगत से परिचय कराया जाता है और ना उसे तत्संबंधी कठिनाइयों एवं समस्याओं के उलझनों के योग्य बनाया जाता है। जो भी समस्याएं जीवन से आती है उसके क्या है उसे उस समस्याओं को क्या है वो उस समस्याओं से ना डरते हुए समस्याओं का समाधान निकालने के योग्य आज की शिक्षा नहीं है, इसके बारे में बताया गया। फिर आज की शिक्षा सचमुच जो है निपट निकम्मी है, इस तरह से बताया गया। फिर पुस्तकीय ज्ञान संबंधी बातों के अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानता, फलतः उससे राष्ट्र की अपार क्षति होती है। जब नवयुवक वास्तविक जीवन में प्रविष्ट होता है तब उसकी दशा एक सबलहीन यात्री की सी हो जाती है। उस समय वो अपने को अपार संसार सागर के किनारे पाता है। ऐसी दशा में वो कि कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने निरार्थक जीवन को कोसता। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो आजकल किस तरह हो गई है, उसे जो है पूरे जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाती। ये एक विषय जो है इस एक पैराग्राफ में दिया गया है। और जो है वो क्या है जीवन करने के लिए वो जब काबिल हो जाता है, भविष्य में उसे क्या है इस समाज में जीना पड़ता है, उस वक्त किन किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है, इसके बारे में दिया गया है। और आगे दिया गया, अतः व्यक्ति एवं समाज दोनों की भावना से ओतप्रोत होकर सरकार ने शिक्षा के अभिनवकरण की योजना बनाई। हमारे प्रदेश की लगभग 80% जनता ग्रामों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। शेष जनता नगरों में निवास करती है और उसका अधिकांश जीविका निर्वाह यंत्र ज्ञान पर निर्भर है। अतएव हमारे प्रदेश की शिक्षा कृषि और यंत्र प्रधान होनी चाहिए, तभी शिक्षा और जीवन में समन्वय हो सकता है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार की शिक्षा एक शिक्षार्थी को मिल रही है, उसे आगे के जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं, ये एक विषय बताया गया है। तो दूसरा विषय यहाँ पर किस तरह की शिक्षा हमें यानी किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए सरकार, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि 80% जनता जो है वो ग्रामों में रहती है, तो कृषि से संबंधित तो क्या है शिक्षा उन्हें होनी चाहिए। और जो नगरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको यंत्र शिक्षा भी देनी चाहिए। इस तरह दो बातों को यहाँ पर बताया गया। तो इन दोनों को क्या है संक्षिप्तीकरण में लिखना है। तो इस तरह से एक पैराग्राफ दिया गया है, तो 2-3 बार आपको इसको पढ़ना है, फिर इसे समझते हुए उसे जो है क्या है संक्षिप्त में लिखना चाहिए। यहाँ पर संक्षिप्तीकरण इसका हुआ है, देखिए, आज शिक्षा शिक्षार्थी को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करती है। पूर्ण अव्यवहारिक होने के कारण शिक्षार्थी को जीवन के लिए तैयार नहीं करती। जब नवयुवक वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है तब वो सबलहीन यात्री बनकर कि कर्तव्य विमूढ़ होकर जीवन को कोसता है। इसीलिए सरकार ने शिक्षा को नए रूप देने की योजना बनाई है और देश की 80% जनता ग्रामों में और शेष शहरों में रहने के कारण शिक्षा और जीवन में समन्वय स्थापित करने कृषि और यंत्र ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये संक्षिप्त में उसे बताया गया है दोनों विषयों को किस तरह से सरकार एक योजना बनाई है, इन्हीं ग्रामों में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से शिक्षा और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यंत्र जो शिक्षा है उसके संबंध में जो भी दिया था उसे संक्षिप्त में किया गया। और इसके लिए एक टाइटल जो दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या, तो वो क्या है जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन के लिए नवयुवकों को जो आगे का उनका जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार करना ही शिक्षा। इसीलिए इसका जो टाइटल है शिक्षा का उद्देश्य दिया गया। इस तरह से संक्षिप्तीकरण को किया जाता है।
तो आज मैंने आपको आलेखन और संक्षिप्तीकरण के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।